आजा बच्चों, क्यू चार्ज है, मास है मैं, ठीक है। तो ये आर दूरी पे रखा हुआ है मान लो। आप ध्यान से देखो इस पे नीचे की डायरेक्शन में क्या लग रहा है। नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है इस पे एम जी, वो तो कांस्टेंट रहेगा। और इस पे ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एफ ई, है ना। और एफ ई की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आर दूरी पे एफ ई की वैल्यू आएगी 2k लैम्डा बाय आर इंटू क्यू 1। आप खुद सोचो जब इसको नीचे की साइड आप डिस्प्लेस करोगे तो एम जी तो नीचे लगेगा पर आर घट जाएगा। जब चार्ज पार्टिकल यहां पे आ जाएगा तो आर क्या कर जाएगा, घट जाएगा। तो एफ ई बढ़ जाएगा। और जब एफ ई बढ़ जाएगा, जब एफ ई बढ़ जाएगा तो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स बढ़ जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। अरे हाँ कि ना। अब खुद सोचो आप, अगर आप इसको ऊपर की साइड डिस्प्लेस करते हो, ऊपर की साइड डिस्प्लेस करते हो तो आर बढ़ जाएगा, है ना। तो एफ ई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एम जी तो उतना ही है, तो एम जी नीचे की साइड में लगेगा, तो रिजल्टेंट भी नीचे की साइड में लगेगा। मतलब मैं आपसे फिर से बता देता हूं, एक बार किसी को समझ में ना आया तो चीजें ध्यान से समझनी अच्छे से। आप सोचो जब इसको नीचे डिस्प्लेस करोगे तो एफ ही बढ़ेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में, है ना। तो नीचे डिस्प्लेस किया तो एफ नेट लगा ऊपर, हाँ कि ना। हाँ। और जब आप इसको ऊपर की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे तो आर बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा तो एफ ही घट जाएगा, तो एम जी बड़ा होगा, एम जी बड़ा होगा तो नेट किधर लगेगा, ऊपर डिस्प्लेस किया तो नीचे नेट लगेगा। समझ में आया ना। हाँ, एम जी के लॉन्ग लगेगा। तो आपको समझ में आया कि ये तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली बात होगी, हो गई ना। तो पक्का पार्टिकल यहां पे एसएचएम करेगा, करेगा या नहीं करेगा। अरे पार्टिकल यहां पे एसएचएम करेगा या नहीं करेगा। इस सिचुएशन में इस पॉइंट पे एफ और एम जी बराबर है, करेगा ना बच्चों। है ना। तो बेस्ट तो क्वेश्चन यही है कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो, फाइन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो आप क्या करोगे, जल्दी बताओ। सिंपल सी बात बता देता हूं, इस दूरी को आप कांस्टेंट दूरी मान लो पहले तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। ये मान लो डी, तो यहां पे भी क्या आएगा, डी, ठीक है। हाँ, अब ध्यान से देखना है, अच्छे से समझ में। जब आप इसको थोड़ा सा ऊपर डिस्प्लेस कर दोगे इस सिचुएशन में, तो इसके ऊपर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एफ ई, दैट इज 2k लैम्डा डी। डी तक तो यहां पे दूरी थी, यहां से यहां तक की दूरी डी थी। इसको ऊपर डिस्प्लेस करोगे तो क्या आएगा, डी प्लस एक्स। और नीचे क्या लगेगा, एम जी, तो माइनस एम जी। नेट फोर्स इस पे जब इतना डिस्प्लेस करोगे एक्स, आप इसको मेन पोजिशन से, तो यहां पे नेट फोर्स लगेगा उस पे एफ नेट इज टू 2k लैम्डा डी प्लस एक्स माइनस एम जी। समझ में आया। हाँ, एफ नेट इज टू 2k लैम्डा। बच्चों एक बात बता देता हूं, यहां पे डी बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू एक्स, तो आप यहां पे इसमें डिनोमिनेटर में डी कॉमन निकाल लो, 1 + x/d आ जाएगा ये, माइनस एम जी, ये एफ नेट आ गया। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो आपको पता है ये x बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डी, है ना। हाँ, तो इन चीजों को समझना भी है और अच्छे से करना भी है। तो आप सबसे पहले लिखोगे 2k लैम्डा, 2k लैम्डा बाय डी। आप जानते हो यहां पे जब पार्टिकल था मीन पोजीशन पे तो क्या था,
2k क्यू भी लिख देते हैं ना, क्यू चार्ज है, 2k क्यू लैम्डा, तो क्यू भी आएगा यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी आएगा, क्यू भी तो आएगा, अरे फोर्स में क्यू आता है ना। तो 2k क्यू लैम्डा बाई डी इक्वल्स टू mg था यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, 2k क्यू लैम्डा बाई डी की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कर दो, फिर ये आएगी mg के बराबर आएगी ना, बस तो mg अपॉन 1 प्लस x बाई डी माइनस mg, दैट इज f नेट। समझ में आया? mg कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन 1 प्लस x बाई डी, समझ में आया? f नेट mg 1 माइनस 1 प्लस x बाई डी अपॉन 1 प्लस x बाई डी। ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। देखो बच्चों, अब यहां पे काटा पीटा करोगे तो आएगा आपका माइनस mg x बाई डी अपॉन 1 प्लस x बाई डी, दैट इज f नेट। अब ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। x बहुत क्या होता है, छोटा होता है एज कंपेयर टू डी, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस mg x ऊपर बाई डी। क्या ये सारा कांस्टेंट है? तो वही हो गया f इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इससे कंपेयर कर लो, आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी mg बाई डी। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाई k की वैल्यू आएगी mg बाय डी। समझ में आया? k की वैल्यू आएगी mg बाय डी। समझ में आया ना? अरे आया नहीं आया? हाँ, अच्छी बात है। तो m से m काट दो, क्या बचेगा, डी बाई जी। कर लोगे? देखो सबसे पहले मैं बताता हूं, पार्टिकल यहां पे क्या था, इक्विलिब्रियम में, तो यहां पे एक कंडीशन वैलिड होगी ना, ये वाली, है ना। अब हम जब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालते हैं, उसको एक्स डिस्प्लेस करते हैं, हमने एक्स डिस्प्लेस किया, उसके बाद एक्स डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स निकालते हैं, हमने निकाल ली एफ नेट। एफ नेट को सोल्व करने लग गए। अब ये वैल्यू हमारे पास आई यहां से, तो यहां से हम इसकी वैल्यू mg पुट कर देंगे, सोल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे लास्ट में f इक्वल्स टू माइनस के एक्स से, और फिर हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल लेंगे। ठीक है? यस, कर लोगे ना बच्चों? ओके, ओके, ध्यान से देख लो। अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से ट्राई करना है। पॉइंट चार्ज के लिए मैंने करवा दिया था, अब रोड के लिए आप लोग खुद करोगे। एक इनफाइनाइट रोड है, इसके ऊपर चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर। यहां से R1 दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है Q0, ठीक है।
रेस्ट पे अभी, बट फ्री टू मूव, हमने पकड़ के रेस्ट पे रख रखा है। जब ये R1 दूरी पे है और यहां पे रखा हुआ है, तो बताओ जब ये R2 दूरी पे पहुंचेगा Q नोट, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? एक पॉइंट चार्ज रख के R1 दूरी पे चार्ज रखा था, फिर R2 पे पहुंचा था, उसकी वेलोसिटी आपने निकाल ली थी, यहां पे भी निकाल लोगे। सिंपल सी बात है। वहां पे जब आप फोर्स डायरेक्ट कैलकुलेट करते थे, यहां पे फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? Q नोट इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ पे आप जानते हो, उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर सोल्व करना है। उसको एम ए के साथ इक्वेट कर देना और एम ए में एम इंटू वी डीवी बाई डी एक्स कर देना, वेरिएबल सेपरेट कर देना, सोल्व कर लेना। कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना, अरे 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में करवाया था ना। अब इस केस में आपको करना है, ठीक है? हाँ, अब आ जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस या ऑन इट्स एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग on its axial line। मान लो हमारे पास बच्चों ऐसे एक रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। हाँ, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? तो आप बोलोगे पहले स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर दूंगा इसको, ये छोटा, ये छोटा एलिमेंट, ये छोटा एलिमेंट, ये छोटा एलिमेंट, ऐसे। तो इस छोटे एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, इस छोटे की वजह से इधर, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से उसके सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेट 0 आनी चाहिए। अरे आएगी ना। हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू डायमेट्रिकली अपोजिट small charge element is equal and opposite in nature, so net electric field at the center of the ring will be 0। समझ में आया? अब बात आती है एक्सियल लाइन पे, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो आपने इस पे चार्ज दिया Q, इसकी लैम्डा चार्ज डेंसिटी आ जाएगी, तो आप लिखोगे dq बाय, इसको स्मॉल एलिमेंट किसमें चेंज करने लगे, dl, dq बाय dl इज टू लैम्डा q बाय 2 पाई r। ठीक है, तो आप dq की भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लैम्डा dl, या dq की वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, उसके बाद में q लैम्डा की वैल्यू q बाई 2 पाई r इंटू dl। समझ में आया ना? हाँ, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो आप लोग। अगर आप ध्यान से देखोगे अब, तो हमारे पास मान लो ऐसे एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करना है, सेंटर में तो कर लिया, ये एक्सियल लाइन है, इस पे चार्ज क्यों है, इसके सेंटर से x दूरी पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जिसकी रेडियस r है इस रिंग की, लैम्डा कूलम पर मीटर इसकी चार्ज डेंसिटी है, q इस पे टोटल चार्ज दे रखा है, सरकमफ्रेंस इसकी 2 पाई r है। अब मैं स्मॉल एलिमेंट ले लूंगा, ये ले लिया dl q अपॉन 2 पाई r, सॉरी dq इज टू q अपॉन 2 पाई r इंटू dl।
समझ में आया ना? डी क्यू एलिमेंट यही आएगा ना, डी क्यू इज टू लैम्बडा डी एल, और लैम्बडा की वैल्यू कर दी क्यू अपॉन 2 पाई आर। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, डीई, है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे, अच्छे से सोचना है, समझना है। मान लो थीटा एंगल बना रहा है, आप ये बताओ क्या आप जब एलिमेंट चेंज करोगे तो डी की डायरेक्शन चेंज होगी? क्या आप जब एलिमेंट चेंज करोगे डी की डायरेक्शन चेंज होगी? हाँ बिल्कुल। इधर वाला एलिमेंट लोगे तो इधर हो जाएगी, इधर वाला लोगे अंदर की साइड हो जाएगी, अंदर वाला लोगे तो बाहर की साइड हो जाएगी। तो बेसिकली बात यही है कि कोई भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ले लेना, ठीक है? ये मान लो दूसरा डायमेट्रिकली अपोजिट है डीएल, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये भी थीटा होगा क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये डी आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, इस डीई का कंपोनेंट कितना बनेगा इधर, डीई कोस थीटा, रेड वाले का रेड से लिखता हूं, डीई को इसका कंपोनेंट बना रहा हूं, और एक डीई साइन थीटा। इसका कंपोनेंट किधर बनेगा, इधर बनेगा एक डीई कोस थीटा, एक किधर बनेगा इधर डीई साइन थीटा। समझ में आया क्या? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट कंपोनेंट ये कट जाएंगे, इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे एड अप हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, अगर आप किसी एक कंपोनेंट को लेके ऐसी प्रॉब्लम सोल्व करते हो और इंटीग्रेट करोगे, एक कंपोनेंट ये ले लिया, इसको इंटीग्रेट करोगे तो पूरा 2 पाई आर घूमना पड़ेगा, और दो कंपोनेंट इंटीग्रेट करना चाहते हो, डी कोस थीटा और डी कोस थीटा, दोनों को सेपरेटली, तो एक पाई आर चलेगा और दूसरा पाई आर चलेगा, दोनों पाई आर चलेंगे, कंप्लीट 2 पाई आर कवर कर देंगे। समझ में आया ना? अरे आया क्या? मतलब क्या है देखना एक बार ध्यान से। पहली बात तो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ड्यू टू एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट आर इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, सो दे विल कैंसिल आउट। कैंसिल आउट, ठीक है? अब बचे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अगर दो का इंटीग्रेट करोगे, डी कोस थीटा डी कोस थीटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो एक जीरो से पाई आर चलेगा, एक जीरो से पाई आर चलेगा, कंप्लीट 2 पाई आर कर देंगे। या फिर आप ऐसे कर लो, एक एलिमेंट ले लो कोई भी और उसको 0 से 2 पाई आर इंटीग्रेट कर दो। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इस चीज में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी? नहीं, अच्छी बात है। अब ये इस स्मॉल चार्ज की वजह से डी यहां पे कितना आएगा, तो आप लिखोगे के, चार्ज कितना है इस पे, क्यू, है ना? तो के क्यू, है ना, अपॉन ये आर है, ये है, तो आप लिखोगे के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, इसमें पुट कर दो और सोल्व करो। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? यस, कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी का आप इंटीग्रेशन करोगे 0 से 2 पाई आर, है ना? तो कई बार क्या होता है, आप अगर ध्यान से देखो,
तो यहां पे क्या है, डी क्यू चार्ज है, तो डी क्यू पुट कर दो। तो यहां पे भी क्या आएगा, डी क्यू चार्ज है तो डी क्यू पुट कर दो। अब डी क्यू में वैल्यू पुट करोगे आप, तो आप क्या लिखोगे, के आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2 इंटू एक्स। बच्चों किसी भी, यहां से एक्स वेरिएबल थोड़ी है, अरे ये पॉइंट अगर फिक्स कर ले हम तो ये एक्स वेरिएबल थोड़ी कांस्टेंट है। वेरिएबल इसमें पूरा क्या आएगा, वो आएगा डी क्यू। वो क्या आएगा, डी क्यू। और डी क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 2 पाई r इंटू डी एल। तो ये dl है ना, वो अब वेरिएबल हो गया, तो आप लिखोगे लिमिट 2 पाई r। सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा e इक्वल्स टू के एक्स अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र। याद रखना यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x कांस्टेंट है, q अपॉन 2 पाई r। dl का इंटीग्रेट करोगे 0 से 2 पाई r, तो लिख दो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2 अपॉन 2 पाई r। इंटीग्रेट करके सोल्व करोगे तो वो भी 2 पाई r। 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट सॉरी आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। समझ में आया, अरे इतना क्लियर हुआ। दूसरी बात भी तो देखो। दूसरी बात ये है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया ना। तो आप बोल सकते हो कोई भी हमारे पास रिंग है, उसकी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड x दूरी पे वो आएगा के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2 और डायरेक्शन ये होगी। समझ में आया ना। अगर ये नेगेटिव चार्ज हुआ तो, अभी तो ये पॉजिटिव क्यू के लिए था, अगर नेगेटिव क्यू हुआ तो ये डायरेक्शन इधर आ जाएगी। समझ में आया ना, अरे आया ना। ऐसे ही अगर ये पॉजिटिव था तो इधर भी अगर x दूरी पे कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्शन इधर आ जाएगी, क्योंकि यहां पे चार्ज रख के देखोगे तो उसको रिपेल करेगा ये, है ना। तो इधर आ जाएगी डायरेक्शन, और नेगेटिव की वजह से कैलकुलेट करोगे तो इधर आ जाएगी। यहां तक समझ में आया सभी को, आया क्या, कोई दिक्कत कोई परेशानी बच्चों बताओ। ओके डन। अब ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। बच्चों आपसे बोल देगा बताओ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। टेस्ट चार्ज कहां पे है, टेस्ट चार्ज कहां पे इक्विलिब्रियम में रहेगा, सोच एक बार, किस केस में इक्विलिब्रियम में रहेगा। डिपेंड करेगा ना कौन सा टेस्ट चार्ज है और कितना चार्ज इस पे दे रखा है। अगर आप इस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो फोर्स भी 0 होगी, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहां पे प्लस क्यू चार्ज रख दोगे और यहां पे भी प्लस क्यू चार्ज, तो उसको थोड़ा डिस्प्लेस करोगे प्लस क्यू को यहां पे x दूरी पे, तो इसकी वजह से फोर्स इधर और इसकी वजह से फोर्स इधर, तो नेट फोर्स इधर। मतलब इधर डिस्प्लेस किया प्लस क्यू को तो इधर ही फोर्स लग गया एफ नेट। तो हम बोल देंगे यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, बट पॉजिटिव चार्ज के लिए ये अनस्टेबल है।
और यहीं पे ही अगर सेम जगह पे मैं नेगेटिव चार्ज रख दूं या नेगेटिव चार्ज रख दूं वॉट एवर, और इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दूं, तो इसको अगर आप इधर डिस्प्लेस करोगे तो नेगेटिव के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ये इधर लगाएगा, ये कंपोनेंट इधर लगाएगा, नेट इधर लगेगा। मतलब इधर डिस्प्लेस किया एक्स तो नेट फोर्स लगा इधर, अब इधर डिस्प्लेस करोगे एक्स तो नेट फोर्स लगेगा इधर। समझ में आया? मिल जाएंगे बेटे आज शाम तक, ठीक है? आया इतना? तो ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसे भी हो सकता है, अब आपको बताना है यहां पे इस पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, क्यों? बताओ, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया अनस्टेबल? ये तो स्टेबल हो गया हमारा, हाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहां पे बताओ स्टेबल हो गया अनस्टेबल अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे अलोंग द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन की बात कर रहा हूं, याद रखना, अलोंग द एक्सियल लाइन। जल्दी बताओ। अनस्टेबल, यस। क्या आएगा? अनस्टेबल। चलो एक दूसरा बताना है सभी ने। ये नेगेटिव क्यू चार्ज है और यहां पे हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, इसको अलोंग द एक्सियल लाइन डिस्प्लेस कर करके देखेंगे। बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल? स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल? आया समझ में? आया सभी को? अरे इसको डिस्प्लेस करो चार्ज को, पॉजिटिव को, और इस पे नेट फोर्स कैलकुलेट करो, तो आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव रोड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, तो नेट फोर्स भी इधर लगेगा। तो इधर डिस्प्लेस किया, एफ नेट इधर लगा, इधर डिस्प्लेस करोगे तो एफ नेट इधर लगेगा, तो आ जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी को डाउट, कोई परेशानी हो तो बताओ। यस, ओके। आ जाओ सभी। एक बार आदित्य आप इसका और ले ले, इसका ले ले और स्क्रीनशॉट सेकंड मीटिंग का। आदित्य सेकंड मीटिंग का और स्क्रीनशॉट ले। ओके, आ जाओ बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से बच्चों, मान लो हमारे पास ये रिंग है, चार्ज क्यू है इसके ऊपर, सेंटर पे एक माइनस क्यू चार्ज है जिसका मास है m, जिसका मास है m। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा? यस और नॉट? स्टेबल में होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ।
अगर हम इसको अलोंग द लाइन हिलाएंगे तो अलोंग द एक्सियल लाइन, याद रखना अलोंग द एक्सियल लाइन की बात कर रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान से समझना, अलोंग द एक्सियल लाइन की बात कर रहा हूं मैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तरीका वही, चार्ज को एक्स डिस्प्लेस करो, नेट फोर्स कैलकुलेट करो, माइनस एफ इक्वल टू माइनस के एक्स के साथ कंपेयर करो। अनस्टेबल कहां से आएगा मोहित? अरे जब इसको एक्स डिस्प्लेस करेगा यहां से, तो यहां पे माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना? अरे रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। तो सिंपल सी बात ये सोचना कि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, तो इसकी साइड साइड अट्रैक्ट होगा ना ये। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो जल्दी से, 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं सभी को, 4 मिनट का टाइम है, निकालो शाबाश, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो। जल्दी निकालो। जल्दी करो शाबाश। एक मिनट बची है। जल्दी बताओ बच्चों, निकाल लोगे? ऐसे डिस्प्लेस करके नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स की डायरेक्शन ये, इधर डिस्प्लेस किया था हमने, फोर्स इधर लग रहा है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है,
सोल्व करके ऐसे आंसर आ जाएगा। यहां पे बताओ किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। अरे बता दो, सुन रहे हो मेरे को? बच्चों सुन रहे हो? अरे सुन पा रहे हो या नहीं पा रहे हो मेरे को? चैट चैट करता हूं भाई, अलाउ। चैट को डिसेबल किसने कर दिया? वेट 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 वेट। ठीक है, ठीक है क्या? अब बताओ, अरे अब बताओ, समझ में आ रहा है? समझ में आया है कैसे किया? अब तो अनेबल हो गई यार चैट, बोल लो भाई। सर डिसेबल ही है। अब बताओ अब। ओके डन। कर लोगे ना ये क्वेश्चन? बस तो फिर क्या दिक्कत है? ओके, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो। आ जाओ आगे चलते हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल लिया। अब बहुत बेहतरीन सवाल होगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि सर आपने बोला ये रिंग है, ये एक्सियल लाइन है ना? और किसी भी एक्स दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो होगी के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2। अब बच्चों जब x बहुत छोटा हो जाएगा, टेंस टू 0, तो E क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, तो ये कंप्लीट 0, E 0 हो जाएगा, है ना? और जब x बहुत बड़ा हो जाए, मतलब टेंस टू इन्फिनिटी,
तो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, जब x टेंस टू इंफिनिटी हो जाए तो ये r एज कंपेयर टू x 0 हो जाएगा। तो आप लिखोगे k क्यू एक्स अपॉन r स्क्वायर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू x स्क्वायर। तो आप लिखोगे x की क्यूब नीचे, सोल्व करोगे तो आएगा k क्यूब x स्क्वायर, और जब x टेंस टू इंफिनिटी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, e टेंस टू 0। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? समझ में आया? मतलब x इक्वल टू 0 पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, x इक्वल टू इंफिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मतलब कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमम होगा, कहीं ना कहीं बीच में मैक्सिमम होगा, है ना? तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। समझ में आया? यस। तो देखो इसका कुछ इस तरीके से आता है ग्राफ। तो वैसे आएगा, देखो इधर की साइड में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स के अलोंग हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड बनेगा, याद रखना। होता तो सिमेट्री की है ना, पर वेरिएशन तो वही आएगा, बट डायरेक्शन अपोजिट है तो डाउनवर्ड बन जाएगा। ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव होता है ही, तो इधर ऐसे बना, इधर नेगेटिव होता है तो ऐसे बनेगा डाउनवर्ड में, डायरेक्शन अपोजिट हो गई ना। हाँ। अब बोले सर मैक्सिमम कहां पे होगा, हम बोले देखो मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को 0 पुट कर दोगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो करो के कैपिटल क्यू एक्स, एक्स को छोड़ो, के क्यू को रख लो और डिफरेंशिएशन कर दो एक्स अपॉन आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर 3/2 का, और 0 पुट करो इसको। करो तो के क्यू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर, इसका स्क्वायर करते हैं तो यहां पे एक क्यूब बन जाएगा, फिर आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सभी इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। सबसे छोटा तरीका करवाता हूं मैं। तो आप करोगे डिफरेंशिएशन, पहली टर्म इसको मान लो और दूसरी टर्म इसको मान लो, तो u इंटू वी से कर लोगे। तो पहली फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ऊपर ले जाओगे आर स्क्र प्लस एक्स की पावर 3/2 -1, तो आएगा आर स्क्र प्लस एक्स की पावर 1/2 या 5/2। सोचो एक बार, ऊपर ले जाओगे तो -3/2, फिर क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगी एक -5/2, तो आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर -5/2 हो जाएगी इंटू 2x। समझ में आया? फिर एक्स स्क्र का करोगे तो क्या आएगा 2x प्लस, अब इसको एज इट इज लिख दो, अब x का करोगे तो 1 इज टू 0। तो के क्यू, यहां पे ध्यान से देखना सभी और अच्छे से समझना, इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, 2x स्क्र आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर -5/2 प्लस आर स्क्र प्लस एक्स स्क्र की पावर
-3/2। ठीक है, के क्यू, ध्यान से देखना, -3/2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2x², यहां पे बचेगा -1। अरे -3/2 कॉमन ले लोगे तो r² + x² की पावर क्या बचेगी -1। है ना, बेस्ट। तो सोल्व करो इसको, शाबाश, सोल्व करो। करो शाबाश, सोल्व। ट्राई करो डिफरेंशिएशन, कैसे ना कैसे करो। ऐसे यहां पे ये लंबा कर दिया तुमने, तो इसको छोटा भी कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखना, आप डिफरेंशिएशन है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो के क्यू, इसको नीचे ले आओ, ये 2x² था, नीचे आ जाएगा r² + x² की पावर 5/2 प्लस 1/r² + x² की पावर 3/2 = 0। यहां से कॉमन ले लो और उसको उधर ले जाओ, तो क्या बचेगा 2x², 2x²। ओहो, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक, भारी मिस्टेक। देखो ध्यान से, डिफरेंशिएशन में यहां पे गलती कर दी। ऊपर आ जाओ, -5/2 मल्टीप्लाई में नहीं किया, इन दोनों का करो एक बार। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करोगे तो d/dx किसका करोगे, r² + x² की पावर -3/2 का करोगे ना, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, मतलब r² + x² की पावर 3/2 एज इट इज, इंटू d/dx ऑफ x करो और उसको 0 के बराबर करो। ठीक है, हाँ, तो x एज इट इज हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -3/2 आगे आएगा, r² + x² की पावर -5/2 लिख दोगे, फिर x² का आएगा 2x, फिर यहां पे देखो ये एज इट इज लिखा रहेगा 1/r² + x² की पावर 3/2 और x का आएगा 1। आगे सोल्व करें इसको, 2 से 2 गया, क्या बचेगा -3x² r² + x² की पावर -5/2 प्लस 1/r² + x² की पावर 3/2। ठीक है, हाँ, अब इसको नीचे लेके आओ, तो -3x², 1/r² + x² की पावर 5/2 प्लस 1/r² + x² की पावर 3/2 = 0। अब और ध्यान से देखना, जब इतना लिख दिया और ये इसके साथ है मल्टीप्लीकेशन में, याद रखना इसके साथ, अब आप कॉमन निकाल सकते हो यहां से 3/2, केवल 1 बचेगा, तो -3x² अपॉन, दोनों से बाहर निकाल लो, r² + x² की पावर 3/2, तो क्या बचेगा यहाँ पे r² + x², यहां पे क्या आएगा 1, सोल्व करो तो ये आएगा -3x² + r² + x² अपॉन r² + x² = 0। इसको उधर लेके गए, 0 हो गया, ये भी इसको उधर ले जाओ, 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से, यहां पे आएगा 2x² माइनस का प्लस r² = 0, x² की वैल्यू आएगी r² / 2,
इट इंप्लाइज एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आर बाय रूट 2। समझ में आ गया? यस करेक्ट। u बाय वी से लंबा चला जाता है। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। तो हमें पता लग गया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट 2 पे मैक्सिमा बनेगा, है ना। तो आपको क्या कहना है कि जो ये एक्स इक्वल टू जो टॉप बन रहा है, ये बन रहा है कहां पे, एक्स इक्वल टू प्लस आर बाय रूट 2 पे, और ये बन रहा है यहाँ पे, ये भी कहां पे बन रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस आर बाय रूट 2 पे। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी वो आप एक्स की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर देना, इसमें एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देना। इस फॉर्मूले में आ गया वो, एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देना। ये रहा फॉर्मूला। इसमें एक्स की वैल्यू आर बाय रूट 2 इसमें पुट करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, वो यहां पे। तो आप लिखोगे ई एक्स इक्वल टू आर बाय रूट 2 पुट करके फॉर्मूले में सोल्व करके वैल्यू पुट कर देना। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया नहीं आया? हाँ भाई, समझ में आया ना? बेस्ट। तो फिर क्या दिक्कत है, कर लेना। वो डिफरेंशिएशन थोड़ा लंबा चला जाएगा, यू बाई वी से मत करना इसको। यू इंटू वी से ठीक है, इजी पड़ता है, यू बाई वी से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा फिर तुम्हें। ठीक है ना? हाँ, तो कभी यू बाई वी से करने लग जाओ, कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा बहुत ज्यादा, इसलिए यू इंटू वी से करवाया। ठीक है, यू इसमें कॉमन इजीली ले लोगे, आराम से सोल्व कर लोगे, फटाक से काम हो जाएगा। आ जाओ तो फिर आगे चलें। अब बात आती है कि सर मान लो मेरे पास एक रिंग है ऐसे, इससे आर एक्स दूरी पे एक चार्ज रखा हुआ है मान लो। पहली बात तो बताओ वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर हो सकता है तो इस पूरे एक्स एक्सिस पे यहां से यहां तक इक्विलिब्रियम की पोजीशन कितनी हो सकती है, एक या दो? चार्ज पार्टिकल क्या इक्विलिब्रियम में हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इस पूरे एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यहां से यहां तक जो मैंने मेंशन किया है, यहां से यहां तक, जल्दी बताओ। हेलो, मेरे को नहीं पता, घर से कैलकुलेट करनी है ई मैक्सिमा और ई मिनिमा, पहले ध्यान रखना। अब दूसरा पॉइंट आता है, इसको पहले रब कर देते तो छोटा डायग्राम बना देते हैं। चार्ज क्यू है, मास है मैं। तो बच्चों ध्यान से देखना ये भी क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू। तो पहली बात तो इक्विलिब्रियम होगा या नहीं होगा वो चेक कर लेते हैं। तो हम बोलेंगे सर ग्राफ कुछ इसका ऐसा आ रहा था,
कुछ इसका ऐसा आ रहा था, देखो ध्यान से। ऐसा आ रहा था ना? अरे आ रहा था या नहीं आ रहा था? जल्दी बताओ, हाँ कि ना? बिल्कुल। बिल्कुल। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे होगी कहीं ना कहीं, और इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से की वजह से जो फोर्स लगेगा वो F इक्वल्स टू Q इंटू ई मैक्स लगेगा। F मैक्स यही हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। वो लगेगा तो किधर लगेगा? अपवार्ड लगेगा। mg किधर लगेगा? डाउनवर्ड। ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। अगर मान लो mg की वैल्यू ई मैक्स एफ मैक्स से ज्यादा हो जाए, mg की वैल्यू एफ मैक्स से ज्यादा हो जाए, तो इस चार्ज को नीचे आने से कोई नहीं रोक सकता भाई। जब मैक्सिमम फोर्स ही नहीं रोक पाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो बाकी जगह पे तो यहां से कम है ना? चार्ज को आप ऊपर से लेके आ रहे हो, मान लो इन्फिनिटी से, जब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कोरस्पोंडिंग जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही नहीं रोक पाएगी, तो चार्ज नीचे ही आता रहेगा, फोर्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा mg डोमिनेंस में रहेगा। भाई कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो पीछे की साइड में रिजल्टेंट फोर्स लगवाए कभी ना कभी। तो हम लिखेंगे इफ mg is greater than q into E max, then F net always, अरे आवाज नहीं, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना? सो भाई सिंपल सी बात है, जब बराबर होंगे तभी तो mg बराबर होते हैं, तभी तो पोजिशन आती है नेट जीरो। तो पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, इफ mg इज ग्रेटर देन q e max, तो mg will not equals to QE throughout the whole path। अरे who is this? महिमा चौधरी, बेटा माइक ऑफ कर लो, एक बार बोल दे जाए तभी कर लिया करो, है ना? तो इट इंप्लाइज mg will not be equals to QE max QE throughout journey, throughout। So there is no equilibrium point। पहली बात क्लियर हुई। अब दूसरी बात समझना, अच्छे से समझनी सभी ने। अगर हमारी mg इक्वल्स टू QE हो जाए, इफ सेकंड केस mg इक्वल्स टू QE मैक्स हो जाए, तो और कहीं पे इक्विलिब्रियम तो आएगा नहीं, पर यहां पे आ जाएगा, है ना? अब ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल वो चेक कर लेते हैं। मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया ऊपर की डायरेक्शन में x, तो mg तो कांस्टेंट है, वो तो इतना ही लगेगा mg, पर क्या e डिक्रीज हो जाएगा? e डिक्रीज हो जाएगा ना? हाँ, तो e डिक्रीज हो जाएगा, तो एफ ई भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इधर डिस्प्लेस किया x, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड, क्योंकि mg तो उतना ही है, e डिक्रीज हो गया, तो एफ नेट इधर लग गया। अच्छी बात। अब मैं जब इसको नीचे की साइड में डिस्प्लेस करूंगा x, तो ध्यान से देखना, नीचे की साइड में डिस्प्लेस, क्या E का मैग्नीट्यूड घट गया? यहां से मैंने नीचे की साइड डिस्प्लेस किया, तो यहां पे E डिक्रीज हुआ, इधर करोगे तब भी डिक्रीज होगा, इधर करोगे तब भी डिक्रीज होगा। mg उतने का इतना है, तो mg तो उतना ही है, और E जो ऊपर लगा रहा था फोर्स, वो डिक्रीज कर गया, तो एफ नेट किधर लगेगा? नीचे। मतलब चाहे ऊपर डिस्प्लेस करो तब भी एफ नेट नीचे लग रहा था, चाहे नीचे डिस्प्लेस करो तब भी एफ नेट नीचे लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब ये हुआ कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो सही एक,
पर अनस्टेबल है। समझ में आया बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो डायग्राम से समझ में आ जाएगा, वरना तुम्हारी आंखें बाहर आ जाए समझ में ही ना आए सिर्फ डायग्राम से। नीट वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको इसके रिजल्ट याद कर लेने, अगर फिर भी ज्यादा पूछा जाए कभी और समझना चाहते हो तो अच्छी बात है। समझ में आया नहीं आया बच्चों कि जब मैं इसको x ऊपर डिस्प्लेस करूंगा तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है ऊपर जाते होते, तो इलेक्ट्रिक फील्ड